ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। ये आवाज सुनते ही आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा रहती है। दुनिया उन्हें भारत कोकिला लता मंगेशकर कहती है। नमस्कार दोस्तों, लता जी के बारे में बहुत कुछ हम जानने वाले हैं, क्योंकि भारत की मेलोडी क्वीन और हर दिल अजीज सिंगर लता मंगेशकर जी हर जनरेशन की फेवरेट है। और हो भी क्यों ना, अपनी सुरीली आवाज के दम पर उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। बहुत ही कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिन्हें इतनी शोहरत और इज्जत नसीब होती है। लता मंगेशकर जी भारत की पहली ऐसी सिंगर भी हैं जिन्हें बाहर के देशों में कॉन्सर्ट करने के लिए इनवाइट किया गया था। तो आइए जानते हैं सदाबहार आवाज की मलिका लता मंगेशकर जी की जिंदगी के बारे में, जो सन 1950 से लेकर आज तक भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की लीडिंग फीमेल प्लेबैक सिंगर रही है। और इस लंबे अरसे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो योगदान दिया है वो हमेशा के लिए अमर रहेगा। इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे लता जी अपने टैलेंट के दम पर भारत की सबसे उम्दा सिंगर बनकर उभरी और आज भी एक मिसाल बनी हुई है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में यानी कि 1929 में इंदौर शहर यानी आज के मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता थे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और माँ का नाम था शेवंती। लता जी के पिता मराठी और कोंकणी के संगीतकार और कलाकार थे और उनकी माँ, जिनका नाम शादी के बाद बदलकर सुधामती रख दिया गया था, वो गुजराती थी। शेवंती दीनानाथ जी की दूसरी पत्नी थी। उनकी बड़ी बहन नर्मदा की शादी पहले दीनानाथ जी से हुई थी, पर 1927 में नर्मदा के गुजर जाने के बाद दीनानाथ जी की शादी उनसे कर दी गई। शेवंती और दीनानाथ जी के 5 बच्चे हुए और लता जी के दादाजी गणेश भट्ट नवाथे हार्दिकर एक पुजारी थे जो गोवा के एक मंदिर में देवताओं का अभिषेक करवाने का काम करते थे। और लता जी के नाना सेठ हरिदास रामदास लाड एक गुजराती बिजनेसमैन थे। उनके शहर में 60 घर थे और वो एक बड़े से बंगले में रहा करते थे, जिसके बाहर दिन रात 2 पठान पहरा देते थे। लता जी बचपन से ही अपनी नानी की लाडली थी। वो अपनी नन्ही सी दोईती लता को गुजराती लोक गीत जैसे गरबा सिखाया करती थी। अब वैसे तो परिवार का असली सरनेम था हार्दिकर, पर लता के पिताजी दीनानाथ जी ने बाद में अपना सरनेम अपने जन्म स्थान मंगेशी गोवा के नाम पर मंगेशकर रख लिया। लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, पर उनके पिता के एक नाटक के फीमेल कैरेक्टर लतिका के नाम पर उन्होंने उन्हें लता कहकर बुलाना शुरू कर दिया। इस नाटक का नाम था भाव बंधन। लता जी अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़ी है। उनके बाद उनकी 3 छोटी बहनें मीना, आशा और उषा थी और एक छोटा भाई हृदयनाथ। सारे भाई बहन बचपन से ही गाना सीखने लगे और सुर ताल के बड़े पक्के थे। बाद में हृदयनाथ फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर भी बने। लता जी संगीतकारों के परिवारों में पली बढ़ी थी, जहां संगीत और कला की पूजा होती थी। तो इस माहौल का लता जी के मन पर गहरा असर पड़ा। महज 4 साल की छोटी उम्र से ही लता जी के पिता उन्हें संगीत सिखाने लगे थे। संगीत सीखने के अलावा वो अपने पिताजी के नाटकों में भी काम करती थी। स्कूल के पहले ही दिन लता जी स्कूल छोड़कर घर लौट आई थी। हुआ यूं कि वो अपनी 10 महीने की बहन आशा को अपने साथ स्कूल ले गई, जिस पर स्कूल वालों ने सख्त ऐतराज जताया और लता जी को ये बात नागवार गुजर गई कि वो अपनी छोटी बहन को स्कूल नहीं ले जा सकती। बस फिर क्या था, उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया और इस तरह लता जी की स्कूली पढ़ाई कभी शुरू ही नहीं हो पाई। कुछ और सोर्सेस से पता चलता है कि लता जी इसलिए स्कूल वापस नहीं गई क्योंकि वो दूसरे बच्चों को म्यूजिक सिखा रही थी और टीचर्स उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। असल में लता जी अपने छोटे भाई बहनों से बेहद प्यार करती थी और हर समय उनके साथ रहना चाहती थी। खैर, बाद में उनके नौकर ने उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखा दिया था। वैसे बचपन में लता जी को साइकिल की सवारी करना बहुत पसंद था, पर उनके पास साइकिल नहीं थी। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपना पहला सिंगिंग परफॉर्मेंस दिया था और सिंगिंग को लेकर के वो हमेशा से ही काफी उत्सुक रही थी। आगे सफर में जब लता जी 13 साल की हुई तो उनके पिताजी चल बसे। उन्हें दिल की बीमारी थी। उनके जाने के बाद मास्टर विनायक, जो कि एक मूवी कंपनी के ओनर थे और उनके पिता के दोस्त भी थे, उन्होंने लता जी के परिवार की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली
वो लता जी को सिंगिंग और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए सपोर्ट और एनकरेज किया करते थे। और इस तरह 1942 यानी 1942 में लता जी को पहली बार एक मराठी पिक्चर में गाने का मौका मिला। ये पिक्चर थी किती हसाल और गाना था नाचू या गड़े खालू सारी मणि होस भारी। लेकिन ऐन मौके पर फाइनल कट में उस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। फिर उसी साल मास्टर विनायक ने लता जी को अपनी मूवी पहली मंगला गौर में एक छोटा सा रोल दिया। उसके एक साल बाद लता जी ने एक मराठी मूवी के लिए अपना पहला हिंदी गाना गाया। गाने के बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। मास्टर विनायक का हेडक्वार्टर बंबई यानी आज के मुंबई में शिफ्ट हुआ तो लता जी का परिवार भी मुंबई चला आया। ये सन 1945 की बात थी। मुंबई आकर लता जी ने आगे की संगीत शिक्षा के लिए उस्ताद अमन अली से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। मास्टर विनायक की पहली हिंदी मूवी बड़ी माँ में लता जी और उनकी छोटी बहन आशा को भी छोटा सा रोल दिया गया। लता जी ने इस मूवी के लिए एक भजन भी गाया था। और 1948 में मास्टर विनायक भी इस दुनिया को अलविदा कह गए और लता जी को एक बार फिर से गहरा सदमा लगा, क्योंकि बहुत कम उम्र में अपने पिता को खोने के बाद लता जी ने मास्टर विनायक को ही अपने पिता और गुरु के रूप में देखा था। विनायक जी की मौत के बाद लता को एक गुरु के रूप में म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर मिले, जिन्होंने लता की मुलाकात प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी से एक नई उभरती हुई सिंगर के तौर पर करवाई। लेकिन मुखर्जी ने ये कहते हुए लता जी को रिजेक्ट कर दिया कि उनकी आवाज बहुत पतली है। गुलाम हैदर इस बात पर बड़े नाराज हुए और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि आने वाले वक्त में म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लता जी के घर के सामने लाइन लगाकर खड़े होंगे। लता जी को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मजबूर में, जिसमें उनका गाना था दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। लता जी आज भी गुलाम हैदर का शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने उन पर भरोसा दिखाया और उन्हें संगीत की तालीम दी। वो गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर मानती है। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि करियर की शुरुआती दौर में उन्हें जानी मानी लेजेंडरी सिंगर नूर जहां की तरह गाने को कहा गया था, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने खुद का अपना सिंगिंग स्टाइल डेवलप कर लिया। एक्टर दिलीप कुमार ने एक बार लता जी के उर्दू शब्दों को बोलने पर कुछ कमियां निकाली थी। उसके बाद लता जी ने एक उर्दू टीचर शफी से उर्दू की बकायदा ट्रेनिंग ली। नूर जहां ने जब कम उम्र में लता जी का गाना सुना तो वो बड़ी इंप्रेस हुई और उन्होंने लता जी को सलाह दी कि वो हमेशा ऐसे ही गाती रहे। दोनों सिंगर अच्छी दोस्त थी और सालों तक एक दूसरे के टच में रही। लता जी के करियर के शुरुआती दौर में ही उनके कुछ गाने काफी हिट हुए, जिनमें से एक था महल पिक्चर का आएगा 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 आने वाला आएगा। महल पिक्चर 1949 में रिलीज हुई थी और मधुबाला जो इस फिल्म में लीड रोल में थी, उन पर यह गाना फिल्माया गया था। तो 1950 का दशक वो दौर था जब लता मंगेशकर जी ने उस वक्त के सारे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाने गाए थे। इनमें अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद अली, एस.डी. बर्मन, अमरनाथ जैसी महान हस्तियों के नाम शामिल है। उन्होंने एक श्रीलंकन फिल्म सेदा सुलंग में भी एक गाना गाया था जो कि सिंगली भाषा में था और गाने के बोल थे श्रीलंका मां प्रिया दरा जया भूमि। लता जी ने तमिल फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। तमिल फिल्म वन राधम में उन्होंने अपना पहला गाना गाया था, जिसके बोल थे एंथन कन्नलन। तो इस महान अदाकारा के सामने भाषा की बंदिश जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती थी। लता जी ने हिंदी के अलावा उर्दू, तमिल, सिंगली और कई और रीजनल भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने नौशाद जैसे महान म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कई बार काम किया और उनके अंडर में कई राग पर बेस्ड गाने भी गाए, जो कि हिंदी क्लासिकल म्यूजिक के गाने माने जाते हैं। लता जी ने जिन फिल्मों में प्लेबैक दिया था, उनमें से कुछ जानी मानी फिल्में हैं बैजू बावरा, अमर, उड़न खटोला और मदर इंडिया। उस वक्त की सबसे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी थी शंकर जयकिशन की, जिन्होंने कई फिल्मों में लता जी से गाने गवाए, जैसे कि बरसात, आह, श्री 420 और चोरी। और एस.डी. बर्मन जो कि अपने वक्त के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने भी अपनी कई सारी फिल्मों में लीड सिंगर के तौर पर लता जी को ही चुना, जैसे सजा, हाउस नंबर 44 और देवदास। फिर 1957 यानी कि 1957 के दशक में लता और बर्मन के बीच कुछ तनातनी हो गई, जिसके चलते लता जी ने उनके साथ 1962 तक फिर काम नहीं किया। इसी दौर में लता जी को प्लेबैक सिंगिंग के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। मुगले आजम में उनका गाना जब प्यार किया तो डरना क्या चोरी नहीं की
ये छुप छुपा है वरना क्या जब है ये, जिसे कंपोज किया था शंकर जयकिशन जी ने, और ये गाना फिल्माया गया था मीना कुमारी पर। लता जी सफलता की ऊंचाइयों को छूती जा रही थी, जिसके चलते उन्हें अपने गाने कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए एक और फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1962 यानी 1962 में भारत चाइना युद्ध के वक्त लता जी का एक देशभक्ति गीत रिलीज हुआ, ए मेरे वतन के लोगों। लता जी ने यह गाना देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया था, जिसे सुनकर नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। और इसी दौर में लता जी और एस.डी. बर्मन के बीच की तकरार भी खत्म हो गई और 1963 में दोनों ने एक बार फिर से साथ में काम किया। 1960 में लता जी ने एक और मशहूर कंपोजर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाना शुरू किया। लता मंगेशकर जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने 35 सालों में करीब 700 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए और अपनी खूबसूरत गानों की बदौलत लता जी को अपना तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1967 यानी 1967 में लता जी ने कन्नड़ भाषा में अपना पहला गाना गाया, जिसे लोगों ने खूब सराहा था। लता जी ने फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी महान गायकों के साथ गाने गाए, जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश और मन्ना डे। तभी उनकी जिंदगी में आगे एक छोटा सा दौर ऐसा भी आया जब लता जी और रफी जी के बीच कुछ अनबन हो गई थी। लता जी गानों की रॉयल्टी के लिए 50% शेयर डिमांड कर रही थी और चाहती थी कि रफी उन्हें सपोर्ट करे, लेकिन रफी को लगा था कि लता जी ने शायद गाने की फीस को स्वीकार कर लिया है। बस इसी बात पर दोनों के बीच गलत फहमी पैदा हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना गाने से इनकार कर दिया। फिर जब म्यूजिक डायरेक्टर जय किशन ने उनके बीच में सुलह कराई, तब जाकर कहीं बात बनी। तो इसी के साथ इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1970 में मीना कुमारी की आखिरी फिल्म आई थी और वो एस.डी. बर्मन की भी आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी। इन दोनों की ज्यादातर फिल्मों के गाने लता जी ने ही गाए थे, जो कि बहुत ही मशहूर हुए थे। इन गानों में से चलते चलते इन्हीं लोगों ने रंगीलारे, खिलते हैं गुल यहाँ और पिया बिना जैसे गाने लोगों ने खूब पसंद किए, जिन्हें आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। 1970 में लता मंगेशकर जी के कई और गाने फेमस हुए, जिन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कंपोज किया था। इन गानों में से कुछ थे शीशा हो या दिल हो, हमको भी गम ने मारा, मेरे नसीब में, वगैरह वगैरह। तो तीन फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद लता जी को साल 1973 में अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला। उन्हें बीती ना बीते रतिया गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। उन्होंने एक मलयालम गाना भी गाया और उसके बाद उन्हें एक और नेशनल अवार्ड मिला। ये दूसरा अवार्ड उन्हें अपने गाने रूठे रूठे पिया के लिए मिला था। जनता में लता जी के गाने धूम मचा रहे थे, इसलिए भारत में और बाहर के देशों में भी उनके कॉन्सर्ट होने लगे। लता जी कई चैरिटी शो से भी जुड़ी रही और भारत से बाहर उनका पहला कॉन्सर्ट लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। इस तरीके से वो पहली भारतीय बनी जिन्होंने बाहर के देशों में कॉन्सर्ट की शुरुआत की। और फिर आगे उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने भजन की एक एल्बम निकाली थी, जिसमें लता जी ने अपनी आवाज दी थी। लता जी के कई नॉन फिल्मी एल्बम भी निकले। लता जी की गाई हुई गजलें, मराठी लोकगीत और कुछ भगवान के गानों के कलेक्शन भी रिलीज हुए। 1978 यानी 1978 में राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म डायरेक्ट की थी। कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी लता जी से इंस्पायर्ड थी, जैसा कि बाद में राज कपूर की बेटी ने खुलासा किया था। फिल्म का हीरो एक लड़की की खूबसूरत आवाज सुनकर उससे प्यार कर बैठता है। लता जी ने इस फिल्म का मेन थीम सॉन्ग गाया था। 1970 के आखिरी और 1980 के शुरुआती दशकों में लता जी अब उन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही थी जिनके पिता कभी बतौर म्यूजिक डायरेक्टर लता जी के साथ काम कर चुके थे। इसमें आर.डी. बर्मन, राजेश रोशन और अनु मलिक जैसे नाम शामिल थे। कई भाषाओं में गाने के बाद लता जी ने आसामीज में भी एक गाना गाया। 1980 का दशक वो दौर था जब लता जी नई पीढ़ी के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही थी, जिनमें शिव हरि और रमन लक्ष्मण जैसे नए लोग भी थे। इसी जमाने में उनका एक चार्ट पोस्टर रिलीज हुआ था, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, ये वाला गाना। आगे बप्पी लहरी जैसे पॉपुलर इंडियन सिंगर और कंपोजर ने लता जी के लिए कई सारे गाने कंपोज किए। 1985 में लता मंगेशकर जी को यूनाइटेड वे ऑफ ग्रेटर टोरंटो ने मेपल लीव्स गार्डन्स कनाडा में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया। कैनेडियन सिंगर एन मरे ने लता जी से रिक्वेस्ट की कि वो उनका गाना यू नीडेड मी गाए। लता जी ने बेहद खूबसूरती से इस गाने को कवर किया था
ऑडियंस में करीब 12,000 लोग मौजूद थे और इस इवेंट से 50,000 यूएस डॉलर की कमाई हुई थी और ये सारा पैसा चैरिटी को दे दिया गया। और इस तरीके से अब आगे सफर में हम 90s की तरफ चलते हैं, जहां पर 1990 के दशक में लता मंगेशकर जी को जतिन ललित, अनु मलिक, AR रहमान, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। यही वो दौर था जब उन्होंने कई नॉन फिल्मी गाने रिकॉर्ड किए और जगजीत सिंह जैसे फेमस सिंगर के साथ उनकी गजल के एल्बम भी रिलीज हुए। लता जी को उस दौर के कई नौजवान सिंगर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला, जिनमें सोनू निगम, उदित नारायण जी, कुमार शानू, अभिजीत भट्टाचार्य, अमित कुमार और मोहम्मद अजीज जैसे नाम शामिल हैं। 1990 में लता जी ने फैसला किया कि वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करेंगी और हिंदी फिल्में प्रोड्यूस करेंगी। उनकी प्रोडक्शन हाउस में फिल्म लेकिन बनी थी, जिसके डायरेक्टर थे गुलजार। फिल्म के गाने यारा सिली सिली जिसे उनके भाई ने कंपोज किया था, के लिए लता जी को अपना 3रा नेशनल अवार्ड मिला। लता मंगेशकर जी ने यश चोपड़ा और उनके प्रोडक्शन हाउस की लगभग सभी फिल्मों के गाने गाए। लता जी की कुछ फिल्में आज भी बहुत फेमस है, जिनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चांदनी, लम्हे, डर, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, वीर ज़ारा और मुझसे दोस्ती करोगे बेहद पॉपुलर फिल्में थी। ग्लोबल आइकॉन AR रहमान ने भी लता जी के साथ कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें जिया चले जा चले मैनू तले धुआं चले धुआं लुका छुपे बहुत हुए सामने आ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां। सुपरहिट गाने शामिल है। 1994 में लता मंगेशकर जी ने श्रद्धांजलि माई ट्रिब्यूट टू द इमोर्टल्स नाम का एक एल्बम रिलीज किया। ये एल्बम लता जी ने अपने साथी कलाकारों मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश जैसे महान गायकों को श्रद्धांजलि दी थी। 1999 में एक परफ्यूम ब्रांड ने लता जी के नाम पर लता यू डे परफ्यूम नाम से एक परफ्यूम भी लॉन्च किया। इसी साल लता जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड भी मिला और बाद में लता मंगेशकर जी पॉलिटिक्स में भी आई और उन्हें राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया। हालांकि वो कभी रेगुलर नहीं रही, जिसके चलते कुछ हाउस मेंबर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया। पर लता जी ने अपनी सफाई में कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो रेगुलर नहीं आ पाती। हालांकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के तौर पर कोई सैलरी नहीं लेती है। 2001 में लता जी को इंडिया के सबसे ऊंचे सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया और इसी साल लता जी ने पुणे में एक हॉस्पिटल की नींव भी रखी। आज ये हॉस्पिटल लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की देखरेख में चल रहा है। आगे 2005 में लता जी ने एक ज्वेलरी कलेक्शन भी डिजाइन किया, जिसे स्वरांजलि नाम दिया गया था। इसे एक इंडियन कंपनी अडोरा ने लॉन्च किया था। ऑक्शन से जो भी कमाई हुई थी उसका एक हिस्सा 2005 के कश्मीर अर्थक्वेक रिलीफ फंड के लिए दान किया गया। लता जी के गाए गाने हॉलीवुड भी पहुंचे, जब उनके एक गाने को इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस मूवी में जिम कैरी और केट विंसलेट लीड रोल में थे। 2012 में आगे लता जी ने अपना म्यूजिक लेबल LM लॉन्च किया। इसमें उन्होंने अपनी छोटी बहन उषा के साथ भजन की एल्बम भी निकाली थी। और अब आगे सफर में बंगाली करियर, नॉन सिंगिंग करियर और पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो लता जी ने बंगाली सिनेमा में भी अपना करियर बनाया था, जहां उन्होंने बंगाली भाषा में 185 गाने गाए। उनका पहला डेब्यू बंगाली गाना था प्रेम एके बारी एश चिलो नैरोबी। हिंदी, उर्दू, मराठी, कन्नड़, असमी, सिंगली और मलयालम में गाने के बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट बंगाली गाने गाए। लता जी ने दूसरे सिंगर्स के साथ भी कोलैबोरेशन में गाने गाए। अपनी छोटी बहनों आशा और उषा के अलावा उन्होंने मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, मुकेश, हेमंत कुमार, किशोर कुमार और मन्ना डे के साथ भी डुएट गाए। आज इनमें से ज्यादातर सितारे दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। 1976 यानी कि 1976 में मुकेश जी की डेथ हुई थी और साल 1980 भी लता जी के लिए कुछ कम चैलेंजिंग नहीं था, जब मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की मौत हुई थी। मोहम्मद रफी का आखिरी डुएट गाना लता जी के साथ ही था। 1990 में लता जी ने उदित नारायण, कुमार शानू, अभिजीत भट्टाचार्य, पंकज उधास और सुरेश वाडेकर के साथ भी डुएट गाने गाए। उनका सबसे फेमस काम 1990 में आई मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का माना जाता है, जिसमें शाहरुख और काजोल लीड रोल में थे। इस फिल्म के कुछ हिट गाने थे मेरे ख्वाबों में जो आए, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, तुझे देखा तो ये जाना सनम और मेहंदी लगा के रखना। और आगे साल 2000 में
लता जी ने सोनू निगम और उदित नारायण के साथ भी एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। गाने गाना तो उनका पैशन है ही, साथ ही लता जी ने म्यूजिक डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। 1995 में लता जी ने पहली बार एक मराठी फिल्म के लिए गाने कंपोज किए। शायद बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि लता जी ने 1960 के दशक में आनंद घन नाम से कई मराठी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया था। उनका म्यूजिक डायरेक्शन का करियर काफी अच्छा रहा, जिसके चलते उन्हें महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला और उनकी उसी फिल्म को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड भी मिला था। लता जी ने अपने प्रोडक्शन हाउस तले 4 हिंदी फिल्में और एक मराठी फिल्म भी प्रोड्यूस की। हिंदी फिल्में थी झांझर, कंचनगंगा, लेकिन और मराठी फिल्म का नाम था बंदल। आज सारी दुनिया लता जी को मेलोडी क्वीन के नाम से जानती है। उन्होंने कभी शादी नहीं की। हालांकि अपने भाई के अच्छे दोस्त और पीसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके राज सिंह के साथ उनके रिश्ते हमेशा चर्चा में रहे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, पर ये शादी नहीं हो पाई। हालांकि दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बने रहे। दरअसल राज सिंह शाही परिवार से थे और उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था। लता जी अक्सर कहा करती थी कि उनके पिता की मौत के बाद उन पर अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए उन्हें अपना घर बसाने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस सफर में आगे बहुत कुछ है। लता जी ने अपनी जिंदगी में ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसमें भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के अलावा जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, दादा साहब फाल्के अवार्ड, लीजियन ऑफ ऑनर जैसे अवार्ड शामिल हैं। अपनी प्लेबैक सिंगिंग के लिए उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। साथ ही उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। 1969 में जब उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, तो लता जी ने यंग टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड वापस दे दिया। बाद में 1993 में लता जी को अपनी पूरी लाइफ इतनी मेहनत से काम करने के लिए फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इस लेजेंडरी सिंगर को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लता मंगेशकर जी अवार्ड क्रिएट किया। बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी लता जी के नाम पर एक अवार्ड रखा और 2009 में लता मंगेशकर जी को फ्रांस का हाईएस्ट ऑर्डर लीजियन ऑफ ऑनर दिया गया। क्लासिकल सिंगर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने एक बार कहा था कि लता कभी भी बेसुरी नहीं हुई। 2012 में आउटलुक इंडिया के ग्रेटेस्ट इंडियन पोल में लता जी को टॉप 10 में जगह मिली। यही नहीं, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के तौर पर शुमार किया गया है। ये माना जाता है कि उन्होंने करीब 20 से ज्यादा भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा सोलो, डुएट और कोरस गाने गाए हैं। इस रिकॉर्ड का विरोध मोहम्मद रफी ने किया था, जिनका दावा था कि उन्होंने लता से भी ज्यादा यानी 28,000 के करीब गाने गाए हैं। लेकिन मोहम्मद रफी साहब की मौत के बाद गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दोबारा लता जी का नाम मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया गया और इस तरह रफी का क्लेम रिजेक्ट हो गया। बुक के बाद के एडिशन में दावा किया गया कि लता जी ने 30,000 से कम गाने नहीं गाए होंगे। 1991 के बाद गानों की एंट्री बंद कर दी गई, जिसकी कोई वजह नहीं बताई गई थी। फिर भी कुछ लोगों का ये तक मानना है कि लता जी ने 50,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं, लेकिन सारे दावे खारिज कर दिए गए। लोग कहते हैं कि ये सारे फिगर बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं और लता जी ने 1991 तक 5,025 से ज्यादा गाने नहीं गाए होंगे। लता से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी हिसाब नहीं रखा कि उन्होंने कितने गाने गाए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पास ये जानकारी कहां से आई। 2011 में बुक में एंट्री चेंज कर दी गई और लता की बहन आशा भोसले को सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का क्रेडिट दिया गया। उन्होंने अपने 20 सालों के करियर के दौरान करीब 11,000 सोलो, डुएट और कोरस गाने गाए थे। खैर, इस कैटेगरी की करंट रिकॉर्ड होल्डर है पुलपाका सुशीला, जो कि साउथ इंडियन प्लेबैक सिंगर है और उन्होंने 6 अलग भाषाओं में 17,695 गाने रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि इसमें उन शुरुआती रिकॉर्डिंग्स को काउंट नहीं किया गया है जो ज्यादातर खो चुके हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के, इस बायोग्राफी के कंक्लूजन पर। हमें यकीन है कि आप लता जी के बारे में अब तक जितना भी जानते थे, इस समरी को सुनने के बाद उनके और उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी को थोड़ा और करीब से जान पाए होंगे। लता मंगेशकर जी उन सदाबहार गायकों में से है जो 1950 से लेकर आज तक एक्टिव रही है और हर जनरेशन की फेवरेट सिंगर भी है। उनके सफर के बारे में जानने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि वो क्यों इतनी मशहूर है। फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हिट गाने देकर वो हमेशा टॉप पर रही।
आपने इस समरी में उनके गुरुओं के बारे में जाना और ये भी जाना कि म्यूजिक के लिए अपने पैशन और अपनी अमिट आवाज के चलते कैसे लता जी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बनी, उन्हें इतनी इज्जत और पहचान मिली और कैसे उन्होंने कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। इंडियन म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर जी का जो योगदान रहा है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो ये समरी आपको कैसी लगी और इस समरी को सुनते सुनते कौन कौन से लता जी के गाने आप गुनगुना रहे थे, कुछ गाने आ रहे थे जा रहे थे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। लता